निशा अपने ससुराल पक्ष में अपने मायके में बिल्कुल अकेली थी। निशा के ससुराल पक्ष की बात करूं तो निशा के ससुराल पक्ष में उसके पति के ना कोई भाई था और उसके सास ससुर कई साल पहले गुजर चुके थे और उसके मायके में सिर्फ उसकी माँ थी। भाई तो थे ही नहीं, पिताजी भी गुजर चुके थे। ऐसे में निशा का कर्तव्य बनता था कि वो ससुराल में भी और मायके में भी सामंजस्य बनाकर बैठे। और ससुराल में उसका पति जो था वो देखता है शादी होने के बाद कि घर का खर्चा चलाने के लिए उसे कुछ काम धंधे करने की जरूरत है और वो काम धंधा करने के लिए अपने कई मित्रों से कहता है कि मुझे कहीं काम धंधे पर लगवा दो। उसका एक मित्र जो है वो सऊदी अरब में नौकरी करता था, तो उसका मित्र उससे कहता है कि भाई सऊदी अरब में वैकेंसी है, क्या तुम सऊदी अरब में काम करोगे? तो निशा का पति कहता है कि हाँ भाई क्यों नहीं करूंगा, और उसे एक अच्छी खासी पगार पर सऊदी अरब में नौकरी मिल जाती है और अपने पत्नी को वो घर पर छोड़कर चला जाता है। उसकी पत्नी ससुराल में कुछ दिन अपना जीवन यापन करती है। उसके बाद उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो वो अपने मायके चली जाती है और अब वो गर्भवती थी। उसके पति के कुछ दिन जाने के बाद पता चलता है कि वो गर्भवती है और फिर वो अपने मायके चली जाती है और ऐसा सोचकर अपने मायके जाती है कि जब समय आएगा बच्चा पैदा होने का तब मैं अपने ससुराल चली आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर पास पड़ोस वाले देखभाल कर देंगे। और ऐसे में जब ये पूरा मामला नजदीक आएगा बच्चा पैदा होने का, तब माँ खुद ही बीमार चल रही है, ऐसे में उसकी सहायता कौन करेगा? और वो अपने मायके आए, उसे काफी दिन बीत चुका था, 6-7 महीने बाद आज ससुराल जाने के लिए तैयार थी। चूंकि उसके मायके से जो रेलवे स्टेशन था, चूंकि आने जाने का जो साधन था, वो सोच रही थी कि मैं अगर ट्रेन से अपने ससुराल जाऊंगी तो सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि ऐसी गर्भावस्था की स्थिति में बार बार सवारी चेंज करना, बार बार उतरना और बार बार सवारियों पर चढ़ना, ये कहीं ना कहीं से उसके लिए फायदेमंद सौदा नहीं साबित हो रहा था। नहीं, मायके के लगने वाले एक भाई से कहती है कि भैया चूंकि रेलवे स्टेशन 40-45 किलोमीटर दूर है, मुझे आप रेलवे स्टेशन तक छोड़ दोगे क्या? आज मुझे अपने ससुराल जाना है। दोस्तों फिर आगे क्या होता है, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको ऐसी सामाजिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां आपके इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों जब वो अपने पड़ोस के एक भाई से कहती है, जो कि उसका रिश्ते में भाई लगता था, कि भैया मेरी ये स्थिति है, मुझे प्लेटफार्म तक छोड़ दोगे? तो उसका भाई कहता है कि हाँ बहन क्यों नहीं छोड़ दूंगा। अब उसका भाई वो एक टेम्पू पर बैठते हैं, सवारी वाले टेम्पू पर, और उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। क्योंकि उसके घर से रेलवे स्टेशन की जो दूरी थी वो 40-45 किलोमीटर दूर थी, तो पूरी तरीके से निशा अब थक चुकी थी, उसमें अब चलने की हिम्मत नहीं थी। उसका भाई जो उसके साथ सामान थे, जो उसकी खुद की सूटकेस जिसमें कपड़े वगैरह और कुछ खाने पीने के जरूरी सामान थे, उसको लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि आज रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है, और इस भीड़ को देखकर वो फिर जाता है ट्रेन पता करने के लिए। निशा उससे कहती है कि भैया जाकर देख लो कि हमारी ससुराल की तरफ जो ट्रेन जाती है वो ट्रेन कितनी देर बाद आने वाली है। अब वो उसका भाई जाता है, देख कर आता है, इंक्वायरी से पता कर आता है, निशा को बताता है कि दरअसल ट्रेन आज 2 घंटे लेट है। अब 2 घंटे की चूंकि लेट थी और उसके बाद ये लोग एक बेंच पर बैठ जाते हैं। उसका भाई कुछ देर बाद ही, जो उसे लेकर रेलवे स्टेशन गया था, कुछ देर बाद ही कहता है कि निशा दीदी मैं अब वापस जा रहा हूं। तो अपने भाई से कहती है कि हाँ भैया। दरअसल निशा भी देख रही थी कि उसका भाई काफी देर से बहुत हैरान परेशान हो रहा है कि उसे घर जाने की जैसे जल्दी लगी हो। निशा ऐसे में अपने दिल पर पत्थर रखकर उस भाई को विदा कर देती है और कहती है कि ठीक है भैया आप जा सकते हो। अब वो तुरंत ही, जैसे ही निशा के मुंह से ये शब्द निकलता है, वैसे तुरंत ही वो घर जाने के लिए चल पड़ता है और घर चला भी जाता है। अब निशा अपने घड़ी की तरफ निगाहें दौड़ाती है, काफी देर हो जाती है दोस्तों। काफी देर बाद अब वो एक व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी, जो व्यक्ति उसका सारा सामान किसी बोगी में, जहां पर उसको सीट मिल जाए, वहां पर रख दे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो उसकी हेल्प करता है। अचानक उसकी निगाह एक कुली पर पड़ती है। वो कुली को देखती है, पतला सा उसके चेहरे पर मुस्कान, उम्र भी काफी ज्यादा सी लग रही थी, देखने में बिल्कुल दुबला पतला।
आंखें पूरी तरीके से लाल। ऐसा देखने पर प्रतीत हो रहा था जैसे उस कुली ने कई दिनों से कुछ खाना पीना ना खाया हो। अब निशा की निगाह जैसे उस पर पड़ती है, निशा उसको इशारा देकर बुलाती है। वो कुली निशा के पास आ जाता है और कुली से फिर निशा पूछती है कि अंकल, मेरे कुछ सामान हैं, अभी ट्रेन आने वाली है प्लेटफार्म पर, क्या उस सामान को आप मेरे बोगी तक सुरक्षित पहुंचा दोगे? वो कुली कहता है कि हाँ बहन जी, क्यों नहीं पहुंचा दूंगा, तुम मेरी बिटिया जैसी हो। और फिर मैं इस सामानों को रखने के लिए वही काम ही करता हूँ। अंततः पैसे की बात तय होती है और 50 रुपए में पूरा का पूरी चीजें तय हो जाती हैं कि 50 रुपए में प्लेटफार्म के प्लेटफार्म पर जहां पर निशा बैठी हुई थी वहां से सामान ले जाकर बोगी में डालना। फिर समय बीतने के बाद ही प्लेटफार्म पर अनाउंस होता है कि वह ट्रेन जिससे निशा अपने ससुराल जाना चाहती थी, आज कई महीनों बाद वो ट्रेन अगले 10 मिनट के अंदर प्लेटफार्म पर आने वाली है। अब निशा की बरबस निगाहें उस कुली की तरफ दौड़ती हैं कि वो कुली आखिर कहाँ गया। उसकी निगाहें उस भीड़ में उस कुली को बार बार ढूंढती हैं, लेकिन कुली नहीं दिखता है। अब कुछ देर बाद ही फिर से प्लेटफार्म पर अनाउंस होता है कि जिस प्लेटफार्म पर निशा बैठी है उसके दूसरे प्लेटफार्म पर ये ट्रेन आ रही है। अब निशा सोचने लगती है कि ऊपर ब्रिज से मैं कैसे जा पाऊंगी और इतना सारा लगेज। वो ढूंढ ही रही थी, अचानक वह व्यक्ति जो कुली था जिससे निशा की पहले बात हो चुकी थी, 50 रुपए में पूरा मामला तय हो चुका था, वो बेबस भागता हुआ निशा के पास पहुंचता है और कहता है, बिटिया प्लेटफार्म चेंज हो चुका है, ये ट्रेन अब दूसरे नंबर पर आ रही है। अब वो उसका सामान उठाता है और तेजी तेजी से सीढ़ियों के द्वारा उस प्लेटफार्म पर पहुंचता है। निशा भी जैसे तैसे धीरे धीरे करके उस प्लेटफार्म पर पहुंचती है। ट्रेन आ चुकी थी और ट्रेन ज्यादा देर ऐसा लग रहा था कि रुकने वाली नहीं है। ट्रेन धीरे धीरे ही रफ्तार में चलने लगती है, ट्रेन हॉर्न देने लगती है। निशा जैसे तैसे उस भीड़ में उस बोगी में घुस जाती है, लेकिन कुली के पास जो सामान था उसका वो उसी के पास रहता है। अब कुली निशा को देखता है और जब देखता है कि निशा इस बोगी में घुसी है तो कुली भी उसी बोगी की तरफ भागता है। अब चूंकि भागते भागते ट्रेन बिल्कुल छूटने वाली थी, कुली को एक बार लगता है कि ट्रेन छूट भी जाएगी, लेकिन वो जैसे तैसे उस बोगी में निशा का पूरा सामान देने में कामयाब हो जाता है। और इधर जब वो सामान अंदर बोगी के डाल ही रहा था, निशा अपने पर्स से 50 रुपए का नोट निकालती है और जैसे वो 50 रुपए का नोट निकालती है तो ट्रेन तेजी से रफ्तार पकड़ लेती है। निशा उसके हाथ में जैसे ही पैसा पकड़ाने को होती है, ऐसा लगता है कि निशा के हाथ से वो पैसे छूट जाएंगे और ये पैसे कुली के हाथ में आएंगे भी नहीं। निशा अपने हाथ पीछे खींच लेती है और उसके बाद वो ससुराल जब तक पहुंचती है रास्ते भर सोचती जाती है कि बेचारे ने ऐसा लगता था कुछ खाया पिया नहीं था, बहुत ही दीनहीन लग रहा था। ऐसे में उसकी उम्र कितनी हो गई थी, जरूर न जरूर कोई उसके ऊपर जिम्मेदारियां रही होंगी जो उस बूढ़ी सी उम्र में भी वो इतनी मेहनत कर रहा था बुजुर्ग, और मैं कैसी अभागन हूँ जो उसे पैसा नहीं दे पाई। बहुत पछता रही थी। उसके बाद वो अपने घर पहुंचती है। कुछ दिन बाद उसे एक नन्हा सा बच्चा पैदा होता है, एक बेटा सुंदर सा पैदा होता है। उसके बाद वो कुछ दिन बाद जब अपने मायके आती है तो उस प्लेटफार्म पर उस कुली को ढूंढती है। कुछ लोगों को उसका हुलिया बताती है, कुछ कुलियों को तो कुछ कुली कहते हैं कि बहन जी, बेटी जी, वो तो अभी कुछ दिन पहले ही गुजर चुके हैं। अब उसके पछतावा का पूरी तरीके से निशा का ठिकाना नहीं रहता। जहां भी जाती है अपने जीवन में, कहीं किसी गरीब को देखती है, कहीं किसी मजलूम को देखती है, कहीं किसी बुजुर्ग को देखती है जो इस बुजुर्ग अवस्था में काम कर रहे हो, उनको हर बार 50 रुपए निकाल कर देकर अपने मन में यह संतुष्टि कर रही थी वो 50 रुपए मैंने अदा कर दिए। निशा को हर बार वो 50 रुपए देने के बाद भी लग रहा था कि उसके सर पर अभी कर्जा है, उस कुली का कर्जा, उस बुजुर्ग का कर्जा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, कुछ हमारे सर पर ऐसे कर्जे होते हैं जिनका हम कर्ज जिंदगी भर नहीं उतार सकते हैं। वो चाहे पैसे से हो, चाहे मानवता से हो, चाहे जिस चीज से। कई ऐसे कर्ज होते हैं जिन्हें हम अपने सर से जिंदगी भर नहीं उतार सकते हैं और बस ऐसे कर्ज समय रहते याद आ जाते हैं। दोस्तों, फिलहाल ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। आप निशा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप उस बुजुर्ग कुली के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपने दिल के उद्गार हमें कमेंट बॉक्स में 2 लाइन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।